मैं सुनील प्रजापति आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स बाय सुनील प्रजापति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग ने लास्ट सेशन में पढ़ा था या जाना था या जानकारी ली थी कि 2024 में आई हुई वैकेंसीज़ के जो एग्ज़ाम्स कब लगे हुए, उन्हीं एग्ज़ाम्स को टारगेट बनाकर हम लोग आरआरबी 2024 के लिए कुछ प्रैक्टिस सेशंस जो है ना वो हम लोगों ने रखे हुए हैं। ये प्रैक्टिस सेशन हमारे आज से स्टार्ट है और रेगुलर बेस पे चलते रहेंगे, जिसका सेशन आज पहली होने वाला है। ये हमारा मेन टारगेट होगा कि इसमें हम टाइम मैनेजमेंट करके किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले बेटा हम आपको बताएंगे कि इसमें क्वेश्चंस कहाँ से और किस तरीके से सॉर्ट आउट करने हैं। इसमें बेटा हर तरीके के क्वेश्चंस होंगे, जिसका पहला क्वेश्चन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कहा गया है कि निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द रैशनल नंबर। आपको इनमें से छांटना है कि रैशनल नंबर कौन सा है। आपको बहुत ही कम समय मिलेगा इन सब चीज़ों को करने के लिए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इनको आपको छोटे छोटे तरीक़ों से ही करना है और कम समय में अटेंड करना है ना मेरे प्यारे बच्चों। जब बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला, एक ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि अगर हम परिमेय संख्या की बात करते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, तो हम इसमें केवल एक ही चीज़ कहेंगे कि अगर हम इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं तो वो नंबर आपका परिमेय संख्या होगा। तो इसके लिए हम जब 32 के पास गए तो ये बेटा 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5। चूँकि अपॉन में 3 रखा रहेगा तो ये सॉर्ट आउट नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैंने ऐसे देखा कि बेटा 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, और बेटा चूंकि रूट का मतलब यहाँ पे 5 से, तो 5 से 5 कैंसिल आउट कर ये क्या बचने वाला है बेटा 2 की पावर 1, और इसकी वैल्यू होती है 1, और 1 को हम 2 अपॉन 1 के रूप में लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये एक आपका परिमेय संख्या है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको इन्हीं छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को करना है। बात करेंगे हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन, और ये तो भैया लोको पायलट में आया हुआ प्रश्न। इस बार मैंने आपके क्वेश्चन मेंशन नहीं कर पाया हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर कौन से सेशन में आया हुआ है, बट मैं अगली बार जो है ना मैं आपको क्वेश्चन मेंशन ज़रूर कर दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आया हुआ है। जैसा कि ये क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। इसको देखते हैं हम लोग कैसे लगाएंगे। कहता है किसी घन के किनारों की लंबाई। सबसे पहले तो बेटा आपको समझना चाहिए कि आपका घन क्या होता है। ठीक, घन का मतलब होता है क्यूब। ये रहा आपका क्यूब, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। तो ये रहा आपका क्यूब, और आगे बढ़े। उसके बाद कहता है किसी वर्ग का परिमाप। वर्ग क्या होता है, वर्ग आपका ये हो गया आपका वर्ग। ठीक है, वर्ग की खास बात होती है कि उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और घन की खास बात होती है कि उसकी भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बट इसमें केवल एक ही सरफेस होता है और इसमें ऐसे टोटल 6 सरफेस होते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। इन्होंने पहली लाइन में क्या बोला है, कहता है किसी घन के किनारों की लंबाइयों का योग। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि सपोज अगर हम थोड़ी देर के लिए बात करते हैं कि जो आपका स्क्वायर है उसकी साइड को हम ए ले लेते हैं, है ना, ए ले लेते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो हम अभी आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल वेरिएबल में क्वेश्चन चलने वाला है, और जहाँ पे डबल वेरिएबल में क्वेश्चन चलता है तो हमें ऐसे ही करना पड़ता है। घन के किनारों की लंबाई, दैट मीन्स ये है कि लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ क्यूब, मतलब यानी क्यूब की जो हमें लेंथ है वो कुछ अलग माननी पड़ेगी, क्योंकि इक्वल नहीं बोला है, तो हम यहाँ पे इसको बी मान लेते हैं। तो सभी क्यूब्स क्या हो जाएंगे, बी है ना। ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, मतलब सभी के सभी क्या हो जाएंगे, बी। कहता है किनारों की लंबाई। आपको पता होना चाहिए कि इस क्यूब में, ये टोटल जो क्यूब है, क्यूब में टोटल कितने साइड होंगी, कितने किनारे होंगे, तो हम कहेंगे भैया 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही 4 पीछे भी होंगे और ऊपर नीचे भी मिलाकर टोटल 12 होंगे। तो इनके किनारों का जो परिमाप हो जाएगा वो 12b हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 12b हो जाएगा। कहता है वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। वर्ग का परिमाप कितना है, वर्ग का परिमाप होता है 4a। ठीक है, और इसका अगर हम 4 गुना कर दें तो ये आपस में बराबर हो जाते हैं। तो आपका ये डाटा क्लियर हो गया। तो मैंने कहा भाई 4 से इसको कट कर सकते हैं 3 टाइम पे, मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 3b इज इक्वल टू 4a। दैट इज माई फर्स्ट इक्वेशन, और ये फर्स्ट इक्वेशन मेरे सामने आ गई। मैं क्वेश्चन को बड़े आराम से बता रहा हूँ, ठीक है ना, और डबल वेरिएबल वाले क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन उन्होंने कहा है, कहता है अगर घन की आयतन का संख्यात्मक मान, अब घन है चूंकि उसका वॉल्यूम भी होगा, वॉल्यूम मतलब बी क्यूब, ये हो गया बी क्यूब। कहता है वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि ए स्क्वायर। संख्यात्मक मान भैया संख्यात्मक मान का चौथाई, मतलब अगर इसका 1/4 हम कर दें
तो बेटा ये हमें आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल मिल जाएंगे। तो अब मुझे ए पता करना है, मुझे क्या पता करना है, ए पता करना है। तो अगर मुझे ए पता करना है तो मुझे सिर्फ एक काम करना है कि यहाँ से पहली वाली इक्वेशन से उठा के बी की वैल्यू को रख देना। जब बी की वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा b इज इक्वल टू 4a अपॉन में 3। इसको यहाँ पुटअप करेंगे तो बेटा ये 4 इंटू 4 इंटू 4 और यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब अपॉन में बेटा 4 हमारे पास है ही, ठीक है। और यहाँ पे मेरे बच्चे एक बात और याद रखनी पड़ेगी, चूंकि अपॉन में 3 है तो 3 इंटू 3 और एक और 3 यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसको करते हैं सॉर्ट आउट, बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, केवल ए बचेगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास ए जो आएगा वो 3 यानी कि 27 और 4 4 16, देन मीन आंसर हो जाएगा बेटा 17/16। बहुत सिंपल क्वेश्चन होने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत तगड़े होने वाले, तो आपको इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए क्वेश्चनों को आगे करना होगा। चलिए बच्चे, मैं बिना रुके हुए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। वो बेहतरीन क्वेश्चन क्या, वाह, चार्ट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, गौर से देखते हैं। दी गई तालिका में 4 विषय हैं, पी सी बी एम, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ये रखा, ये दिख रहा है आपका, ये दिख रहा है आपका P, ये रहा है आपका C, ये है आपका B और ये है आपका M, ओके। और इसमें बेटा सब्जेक्ट भी बताए गए हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है W, फिर उसके बाद है X, फिर उसके बाद है Y और उसके बाद है Z। हमसे क्या बोला है इन्होंने, कहता है प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100 हैं। वेरी गुड, मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि सभी सब्जेक्ट जो है ना वो 100 मार्क्स के हैं, तो मतलब सबका बेस सेम है। 4 छात्रों में M के औसत अंक बताएं। ये जो M है यानी लास्ट वाला, इनके एवरेज बताने, वाओ, एवरेज बताने, मतलब ये आपको 4 लेने, मतलब जो पहला वाला है वो आपका है 85, दूसरे सब्जेक्ट में है वो 60, तीसरे सब्जेक्ट में है 40, अगले सब्जेक्ट में है 65 और डिवाइडेड बाय करना है आपको 4। मुझे बस ऐड करना है यहाँ पे और कुछ नहीं करना। तो बेटा 5 और 5 10 का 0, 6 4 10 और 6 16, 16 और 8 24 और 1 25, यानी कि 250 आएगा इनका टोटल। डिवाइडेड बाय मुझे 4 करना है, तो सबसे पहले 4 से कट करेंगे, 6 टाइम जाएगा, बचेगा बेटा कितना 1, फिर ये बेटा 2 टाइम जाएगा, फिर 0.5। तो देखिए बेटा कहीं ना कहीं 62.5 ऑप्शन होना चाहिए, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम टाइम वेस्ट किए बिना हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओहो बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा सा समझिएगा और बेहतरीन ढंग से करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रेंथ बड़ी लग रही है। ये भी लोको पायलट में आए हुए क्वेश्चन है। एक्चुअली में आज की जो सीट है वो टोटल लोको पायलट के आए हुए क्वेश्चन से ही रिलेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे इन्होंने बोला, क्या बोला इन्होंने, कहता है 16 स्टूडेंट जो है, 16 स्टूडेंट, तो ये रहे आपके 16 स्टूडेंट जो है ना वो 20 अंक लेकर आ रहे हैं। एक छात्र ने छोड़ दिया, परिणामी छात्र यानी कि जो शेष है उनका एवरेज, बेटा एक छोड़ देगा तो अब 15 स्टूडेंट हो जाएंगे, 15 स्टूडेंट हो जाएंगे जिनका एवरेज 21 हो गया। वेरी नाइस। कहता है जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों का एवरेज जो है ना थोड़ा गिर जाता है। ओहो, एक अन्य छात्र इसमें शामिल हो जाता है, फिर से एक आ गया, मतलब फिर से 16 हो गए, मतलब स्टूडेंट एक आ रहा है एक जा रहा है और एवरेज जो है ना इस बार फिर 20.5 हो गया। क्वेश्चन ये उठ रहा है कि भैया बताइए समूह छोड़कर जाने वाला और समूह छोड़कर जो वापस आ रहा है उन दोनों के औसत प्राप्तांक क्या थे। औसत प्राप्तांक मतलब मुझे दोनों के मार्क्स निकालने होंगे और दोनों के मार्क्स निकालने के बाद उनको क्या करना होगा, एवरेज निकालना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, पहला निकल जाएगा, फिर 16 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि थोड़ा ऐसा करने की ज़रूरत है। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, यहाँ पे चेक करना है कितना बढ़ रहा है और यहाँ पे चेक करना है कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। मैंने देखा यहाँ एक बढ़ रहा है और यहाँ पर एक क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो अब हम आपको क्या करना है, तिरछा मल्टीप्लाई करना है, मतलब 16 का मल्टीप्लाई 1 में करना है, तो प्लस का 16, ओके। और बेटा 1 का मल्टीप्लाई 21 में करना है, तो ये हो गया माइनस का 21। बात को समझ पा रहे हैं,
बहुत सिंपल तरीके से बात कर रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को समझना है, तो यहाँ तक तो कोई इशू है ही नहीं। बढ़ते हैं और आगे। यहाँ से मुझे पता चल गया है, मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 5, तो माइनस का 5 आएगा। माइनस का 5 ये बता रहा है कि ये जो भी आपने डाटा निकाला है ये उस बंदे का निकाला है या उस स्टूडेंट का निकाला है जो मिसिंग है, जो गायब है ना बेटा। अब हम बात करते हैं फिर से, जो स्टेप हमने ऊपर किया वही स्टेप दोबारा करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है एक इंक्रीज हो रहा है, और फिर यहाँ पे हमने चेक किया, यहाँ पे हमारा 0.5 डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने 15 का मल्टीप्लाई 0.5 में किया तो वो आ गया बेटा कितना, वो आ गया आपका 7.5, वो भी बेटा किस में, माइनस में। और 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आ गया 20.5, बट ये आएगा प्लस में। अब मैं इन दोनों को सॉर्ट आउट करता हूँ तो 5 में से 5 गया ही, और 20 में से 7 जाएगा तो 13। मतलब ये स्टूडेंट आपका 13 का था, मतलब ये स्टूडेंट 5 का था, ये स्टूडेंट आपका 13 का था। दोनों को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट 18 के निकलेंगे। एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 9, देन जो आपका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 9 होगा। बात क्लियर है ना। बहुत सिंपल तरीके से, इसमें कोई टेंशन नहीं है, आपको इसे मल्टीप्लाई करने से बचना है, क्योंकि यहाँ पे तो नंबर 16 थे, 15 थे, 16 थे। अगर ये ही नंबर बेटा आपके 87 स्टूडेंट होते फिर आपको करना होता तो फिर कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन अब 16 के अकॉर्डिंग 21 बहुत महंगी पड़ती है। इस वजह से बेटा मैंने आपको इस तरीके को बताया, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, गौर से देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत गजब का होने वाला है। वाह, ये रहा एक क्वेश्चन, बड़ा सिंपल है, ठीक है ना बेटा। अभी थोड़ा सा स्टार्टअप ही किया है तो हो सकता है हल्की सी समस्या हो रही हो इसको करने में। चलिए, आईपैड के थ्रू पढ़ा रहा हूँ तो एक तो थोड़ा इसको रखने में भी प्रॉब्लम हो रही है, और थोड़ा सा नए तरीके से है तो थोड़ा दिक्कत होगी। फिलहाल हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है एक दुकानदार कुछ अंडे 19.20 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, 25% के लाभ पर बेचता है। एक अंडे का विक्रय मूल्य क्या होगा। जैसे ही आपके सामने 25% आया, आप तुरंत कहोगे भैया हम 4 रुपये का आर्टिकल 5 रुपये में बेच रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि खरीदा, तो इन्होंने 19.20 रुपये में इन्होंने 12 अंडे खरीदे, मतलब एक अंडे की कीमत होगी 12 कम 12, बचेगा बेटा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 6, मतलब 1.6 रुपये का एक अंडा होगा। तो मैं ये बताओ, अगर आप 4 को 1.6 बोलेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे 5 को क्या बोलने वाले हैं, 4 बराबर 1.6, तो 1 बराबर 1.4 या सॉरी 0.4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, यानी कि दिए, तो रिजल्ट हो जाएगा 2.0। तो हम कह सकते हैं सी ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे बड़े दिखेंगे वो रियलिटी में बड़े नहीं होते हैं, लेकिन हमें लगते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। इसे द्विघात समीकरण का क्वेश्चन बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप रेलवे की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको द्विघात समीकरण आना चाहिए, क्योंकि द्विघात समीकरण से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, द्विघात समीकरण जो होते हैं ना कहीं सोल्यूशन करने में बड़ी समस्या क्रिएट करते हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, कहता है 12x² माइनस ax प्लस 7, ठीक है ना बेटा, बराबर ax² प्लस 9x प्लस 3। हमारे पास ये इक्वेशन है, और ये इस इक्वेशन को हम द्विघात समीकरण ही बोलेंगे, क्योंकि बेटा ये इक्वेशन है ही इसी तरीके से। तो इस इक्वेशन को सेट आउट करते हैं बेटा, सभी टर्म्स को एक तरफ लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले आएगा 12 माइनस a का होल स्क्वायर, इस 9a को भी इस तरफ लेकर आएंगे तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा, माइनस ब्रैकेट में ले लेते हैं a प्लस 9x, ठीक है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्लस, ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। आई होप सो समझ गए होंगे मैंने क्या किया है। मैंने दोनों टर्म्स को इस तरह, इन्होंने कहा है a का वैल्यू बतानी है, आपको a की वैल्यू बतानी है कि a की वैल्यू क्या होगी। और इन्होंने बोला है आपको केवल समाधान देना है, इसका केवल एक पुनरावृत्त समाधान देना है, ठीक है, एक सोल्यूशन देना है, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने कहा यार ये कैसे पॉसिबल है, अगर आपको एक सकारात्मक एक पॉजिटिव समाधान चाहिए तो मेरा मानना है कि आपको यहाँ पे b² इज इक्वल टू 4ac का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा,
है ना मेरे प्यारे बच्चों। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब इसका क्या मतलब होता है, ये एक्चुअली में क्या होता है कि ये सकारात्मक ये पॉजिटिव मान निकालता है, इक्वेशन के समान मान निकालता है, ये आपको बताता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। अब ये तो कॉमन सेंस ही है कि अगर आप किसी भी इक्वेशन को देखोगे और वो द्विघात समीकरण है तो आपको पता होगा उसके दो मान निकलेंगे और दोनों ही बराबर है, दैट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो फिलहाल के लिए हम बात करते हैं यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे x होगा, x स्क्वायर होगा ये, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है। और मेरा मानना है यहाँ वैल्यू रखने से बेटर है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि वैल्यूज को किस तरीके से यहाँ पुटअप किया जाए, है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वैल्यू को पुटअप करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह क्या होगा, a प्लस 9, तो हमने बोला a प्लस 9, ठीक है, का होल स्क्वायर बराबर 4a की जगह होगा 12 माइनस a और b की जगह पे होगा बेटा, c की जगह पे होगा 4। हमें इसको सॉल्व करना है, लेकिन फिर से गाड़ी ये फंस गई कि ये तो यार द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता और बताता हूँ। वो छोटा सा रास्ता क्या है, गौर से देखिएगा। वो छोटा सा रास्ता ये है, आपको यहाँ से वैल्यू उठा के रखनी है, देखिएगा। अगर आप यहाँ थोड़ा सा भी समझोगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, ये a प्लस 9 है ना, और यहाँ पे क्या है बेटा 4 है। आपको पता है कि आपको यहाँ पे 4 का मल्टीपल, देखो कुछ भी हो, हम a की कोई भी वैल्यू रखें लेकिन ये 4 का मल्टीपल तो बना ही रहेगा ना। तो मुझे ये देखना है कि यहाँ ऐसा कौन सा टर्म है जो इसका 4 का मल्टीपल बना सकता है। तो मैंने कहा कोई भी इवन टर्म तो नहीं बना सकता, 2 नहीं बना सकता, 4 नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि जब हम 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा और 4 जोड़ेंगे तो हम बात करते हैं, हमने कहा 3 होगा। हम जैसे ही 3 देखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा कितना बेटा 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। यहाँ पे जब हम 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे होगा 9 इंटू 4, ये भी बेटा क्या होगा 144। बेटा यही इक्वेशन फॉलो अप कर रही, तो इसीलिए हमने सी ऑप्शन को एकदम सही कर दिया। आज थोड़ा सा मैं धीमे धीमे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी थोड़ा टैब चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही प्रॉब्लम कुछ टाइम बाद क्लियर आउट हो जाएगी तो हम लोगों की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो ये परेशानी वाला मुद्दा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना बेटा। बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ये गजब का प्रश्न है, समझिएगा कैसे होगा। हमें पूर्ण वर्ग चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग कैसे निकलेगा, या तो इसके 10 तरह की फैक्टर करना स्टार्ट कर दें। बेटा होता क्या है कि हम लोग इसके 2 ही तरीके जानते हैं, ठीक है। एक होता है फैक्टर मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड। इन दोनों में से कोई एक मेथड आप यूज़ करते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब जोड़ा या घटाया जाता है तो हम लोग डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं, और जब गुणा या भाग किया जाता है तो हम लोग फैक्टर मेथड का यूज़ करते हैं। फिलहाल हमें इन दोनों में से कोई मेथड यूज़ नहीं करना, हमें लगाना है अपना कॉमन सेंस। और वो कॉमन सेंस क्या है आप सभी को बताता हूँ। वो कॉमन सेंस ये है कि आपको जनरली कुछ नंबर्स याद रखने हैं, जैसे 1, 5, 10, 11, 15, 20, है ना बेटा, 21, 25, ओके 30। इससे आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आपको गिनतियों में सबसे पहला डिजिट, लास्ट डिजिट और बीच का डिजिट तो नहीं कहेंगे, बट वो डिजिट जिसमें 5 लगा होता है। तो आपको पता है ये जो ऊपर वाले टर्म्स होते हैं, या ऊपर वाले टर्म्स को मारिए गोलिए, आपको इनके स्क्वायर बड़े आराम से आ जाएंगे, है ना। तो इनसे एक आइडिया लग जाएगा कि आपका कौन सा ये जिसकी स्क्वायर की बात कर रहे हैं वो नियर अबाउट कहाँ मिलेगा, है ना। और मेरे प्यारे बच्चे जहाँ पे 5 लगा हो, जैसे 5 है तो 5 का स्क्वायर निकालने के लिए 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 25। लेकिन जैसे ही 15 है तो 15 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो 1 लिखा हुआ है, 1 के आगे क्या आता है 2, तो 2 का गुणा 1 में कर देंगे तो 2 आएगा, और ये 25 आप ऐसे ही लिख देंगे तो आपका स्क्वायर तैयार हो जाएगा। ऐसे सपोज हमने बोला 25, तो ये 25 कैसे निकलेगा, तो ये बेटा जो आगे 2 लिखा हुआ है तो 2 के आगे क्या आता है 3, तो 2 3 6, तो ये 625 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है 35,
तो ये बेटा 5 के पहले क्या आता है 3, तो 3 चौको 12, तो ये हो जाएगा 12 25। तो बात को समझ पा रहे हैं। तो ऐसे आपको वर्ग निकालना है। तो कह दोगे भैया इस सवाल को इसमें कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देखते हैं। ये 7577 ये एक नंबर है मेरे पास। मैंने कहा ये किसके नियर अबाउट आएगा ये किसके नियर अबाउट आएगा भाई, हमने कहा ये तो हमें भी नहीं पता किसके नियर अबाउट आएगा। तो मैंने एक मोटा मोटा डाटा लिया, वो लिया 80। 80 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है 6400। मैंने देखा ये काफ़ी दूर है उससे। 80 के बाद मैं एक डाटा लूँगा 85। 85 का स्क्वायर निकाल सकता हूँ, इसके आगे आता है 8, तो ये हो जाएगा 72 25। आपको पता चल गया ना, 8 है, 8 के आगे आता है 9। अब मैं बेटा 90 लेता हूँ, ठीक है, तो 90 का हो जाता है 81। तो मुझे ये पता चल गया कि मैं जिसके स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, मुझे जो स्क्वायर चाहिए वो इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, 85 से 90 के बीच में आएगा। अब कैसे और आगे देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब हमने 85 का निकाल लिया तो मुझे एक बार 86 का भी निकालना होगा। आप कहोगे 86 कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 85 और इस 86 को इस वाले परफेक्ट स्क्वायर में ऐड कर दीजिए। कहोगे भैया बड़ा टाइम लग रहा है, बेटा फैक्टर करके तो जल्दी हो जाएगा। बेटा मैं आपको कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ, ये जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगी तो आपके लिए आसान होगी। तो 85 85 170 यानी 171 जोड़ना है। 171 जोड़ते ही यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपका 9 आएगा, उसके बाद यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा। आप नोट डाउन कर रहे होंगे, आप धीरे धीरे उस नंबर की तरफ पहुँच रहे हैं जो नंबर आपको पूछा गया है, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम बेटा 87 देख लेते हैं, ऐसे ही हम 87 देख लेते हैं। 87 में क्या होगा, जब हम 87 वाले कंडीशन की बात करेंगे तो हम इन दोनों का एडिशन इसमें जोड़ देंगे, इन दोनों का एडिशन ही जोड़ देंगे। अब बाकी अगर आपको स्क्वायर तैयार है तो जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इनके और भी तरीके होते हैं शॉर्टकट्स निकालने के, ठीक है, फिलहाल मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब 170 ये हो गया और 3 173 जोड़ना है आपको। जब 173 जोड़ोगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये जब यहाँ पे बात करेंगे तो 173 था तो 3 4 और 1 ये 5 हो जाएगा, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका, ये 7 रहेगा। तो कुल मिला के हमने ये नोट डाउन किया, ये रहा हमारा स्क्वायरिंग। तो भाई ऐसा है, मुझे जो नंबर चाहिए था वो ये था। अब इन दोनों के बीच में कितना गैप है आप ये रीचेक कर सकते हो। तो जैसे ही रीचेक करोगे तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, और वो आंसर कितना हो जाएगा 77 में इसको रिलेट करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये है पहला तरीका। ये कह दो भैया सर बहुत बड़ा तरीका, हाँ नो डाउट थोड़ा सा बड़ा है, बट ये आपको बहुत काम आएगा। अब मैं इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और बेसिक चीज़ों का यूज़ करना है। 7577 मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं इसमें से 7 घटाऊंगा तो लास्ट डिजिट 0 आएगा जो पॉसिबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, बात को समझना। इससे 6 घटाऊंगा 71 आएगा, लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे 71। 71 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर में कभी नहीं आ सकता है, तो ये भी गलत है। 5 जैसे घटाऊंगा तो 72 भी बेटा किसी के परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ सकता है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। मैं 6 तो घटा ही चुका हूँ, ये भी घटा चुका हूँ भाई, बचा कितना 8। जैसे हम 8 घटाएंगे तो 8 इससे घटते ही कितना आ जाएगा 9, और यहाँ आ गया 6। और ये जो 69 है मेरे प्यारे बच्चे, ये 13 के स्क्वायर में आता है। जब 13 का स्क्वायर देखोगे तो 169 आएगा, ये 69 आ गया, इसका मतलब ये भी एग्जैक्ट आंसर है। तो ये भी शॉर्टकट है, तो आप चाहो तो आप इससे भी सवाल को कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। मैं हर चीज़ बताते हुए चल रहा हूँ, बस आपको थोड़ा समझना है मेरे प्यारे बच्चों। आगे है, कहता है 2 सहभागी, इस क्वेश्चन को देखते हैं ये क्वेश्चन है क्या। कहता है 2 सहभागियों एम और एन ने कार खरीदी। एम ने 3 बतौर हिस्सों, ओहो ये 3 थोड़ा सा गड़बड़ है, 3 नहीं होगा यहाँ पे, ये 3 नहीं होगा यहाँ पे। एम ने बतौर अपने हिस्से की लागत से 3/7 का भुगतान किया, और एम ने एम की तुलना में इतने रुपए कम दिए, कार की लागत बताइए। भाई ये समझिएगा, एम ने अपने हिस्से की जो लागत है वो लागत का 3/7 भाग एम और एन है। मैं टोटल ये बोलूँगा कि अगर टोटल लागत हमारी 7 आई, तो भैया 7 कैसे आई, फ्रैक्शन में हमें 7 दिख गया तो ये 7 आई। तो अपने हिस्से में बेटा 3 का भुगतान किया है, तो नो डाउट है 4 का भुगतान एन ने किया होगा। यहाँ तक तो कोई समस्या ही नहीं, कोई टेंशन नहीं। एम ने एन की तुलना में इतने कम दिए, तो बेटा एम ने एन की तुलना में कितने कम दिए मेरे प्यारे बच्चे, 1 कम दिया है, तो 1 बराबर किसके होगा 31,540। कोई समस्या है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं।
कार की लागत बताओ, कार की लागत थी 7, तो 7 का करना है मल्टीप्लाई। जैसे करेंगे 0, यहाँ पे आएगा 7 चौको 28। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसके लास्ट में 8 हो? 3 ऑप्शन ऐसे। फिर 7 पंचे कितना हो गया 35 और 2 37। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 780 दिख रहा हो? 2 ऑप्शन है। चलिए और आगे बढ़े। 7 एकम 7 और 7 और 3 कितना हो गया 10। ऐसा कोई ऑप्शन है जो कि 0 780 हो? तो बेटा एक सी ऑप्शन है, तो हमें इसी को टिक लगा देना है कि नहीं बच्चों। तो इस बातों पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बात करते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा, बहुत खूबसूरत होने वाला है अगला प्रश्न भी। देखिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? कहता है आकृति में वृत्त का केंद्र O है और ओहो यहाँ पे तो आकृति ही नहीं है। ठीक है, आकृति इज मिसिंग। चलो बट फिर भी देखते हैं क्या बन सकता है इसमें। आकृति में वृत्त का केंद्र O है, अनुभाग। चलिए बेटा हम बना लेते हैं, ये एक वृत्त बना लेते हैं और ये थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि इसका केंद्र क्या होगा, O होगा। ठीक है, O होगा। ठीक है आगे बढ़े। तो और कहता है OAP, सपोज यहाँ कोई मान लेते हैं A पार्ट होगा। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं थोड़ा सा P पार्ट होगा और यहाँ पे आपका मान लेते हैं B पार्ट होगा। तो इस तरीके का जो पार्ट है, यानी कि ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है, हाँ ये जो पार्ट है ये का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/12। इस वाले का हिस्से का जो एरिया है वो है 5/18, यानी पूरा 18 है, तो ये वाला 5 होगा। तो कहता है x का मान ज्ञात कीजिए। x मुझे लगता है शायद ये एंगल को बोला गया है, इस एंगल का मान ज्ञात करना है, इस x का मान ज्ञात करना है। ठीक है भैया देखते हैं। अच्छा एक बात है, हम यहाँ आपसे बोल रहे हैं कि पूरा सर्कल 18 है, बात को समझना, और जिसकी बात कर रहा है वो सर्कल 5 है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो हमें सर्कल होगा वो सर्कल पूरा 18 बता रही है। ठीक है ना। और अगर हम बात करें आपसे, तो जिस सर्कल के बारे में जानकारी चाहिए, जिस हिस्से के बारे में जानकारी चाहिए वो 5 है। और मैं कह रहा हूँ जो पूरा सर्कल होता है उसका एंगल होता है 360 डिग्री। तो ये 5 का मतलब क्या होगा? तो 18 से इसको काटेंगे 360, तो 5 निकालेंगे तो वो 100 डिग्री निकलेगा। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आंसर कितना हो जाएगा बी। हमें कोई और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं जरा आपका अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां सवाल, बेहतरीन प्रश्न है। क्या है बेहतरीन प्रश्न, देखते हैं। हमारे सामने ABC किसी खाली टंकी में जुड़े हुए 3 पाइप हैं। पहले 2 पाइप 4 घंटे और 10 घंटे में टंकी को पूरा भर देते, तीसरा पूरी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। कहता है यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो जब टंकी आधी भरी हो तब टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगा। ओके, मतलब हमें टंकी को आधा ही भरना है। तो ए टंकी को भरता है 4, यानी कि पॉजिटिव भर रहा है, मतलब पॉजिटिव। बी टंकी को 10 घंटे में भर रहा है, मतलब पॉजिटिव। सी टंकी को 6 घंटे में खाली कर रहा है, मतलब निगेटिव। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। ओके, बात बढ़ते। 4, 10 और 6 इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। अगर हमारा 60 एलसीएम गलत भी है तब भी बेटा आंसर आएगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। ठीक है ना, बहुत गजब की चीज़ें हैं जो आपको समझनी है यहाँ पे। 4 से इसको काटेंगे 15, यानी कि जो पहला वाला है उसकी पावर है 15। 10 से काटेंगे तो इसकी पावर आएगी बेटा कितनी? 6। और 6 से इसको काट देंगे तो उसकी जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी 10। ओके, आधी भरी होने का मतलब है टंकी 60 नहीं 30 भरी है, डिवाइडेड बाय। अब तीनों को खोला जा रहा है तो ये हो गया 21 की क्षमता से भरेगा, 10 की क्षमता से निकलेगा, मतलब केवल और केवल अभी भी 11 की क्षमता से भरेगा। तो रिजल्ट हो जाएगा 30/11, यानी कि पहला ऑप्शन एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा बरकरारने की कोशिश करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपके अच्छे होंगे। तो आपको ये समझना है कि कौन सा क्वेश्चन अच्छा है और कैसे करना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से x रुपए के निवेश पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों की प्रतिवर्ष ब्याज पर इतने रुपए की दर से y रुपए को निवेश पर करने पर मिलता है। तो कहता है x और y का रेशियो बताओ। फिलहाल इसमें वैसे तो कॉन्सेप्ट वर्क करता है, लेकिन आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो कि मैंने कहा दैट इज x रुपए पर हमारा ब्याज दर है 9% और समय है 5। अब बटे में 100 नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमने परसेंटेज यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद y रुपए पर ब्याज उतना ही मिल रहा है जितना y रुपए पर 6.25, ठीक है, और परसेंट
और इनटू में कितना हो जाएगा 8। इसको करना है आपको सॉर्ट आउट। जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये इसका आंसर क्या आने वाला है, गौर से देखते हैं, सॉर्ट करते हैं इसका। सबसे पहली चीज़ तो इस परसेंटेज से इस परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, इस पॉइंट को हटाओगे बटे में 100 आएगा और 25 से तुरंत काट देंगे तो ये बेटा 25 बार में जाएगा और ये बेटा मेरे 4 बार में जाएगा। 4 से इसको तुरंत काट देंगे तो ये बेटा 2 बार में जाएगा, है कि नहीं। 5 ही कम 5 से इसको काट देंगे तो ये बेटा कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। कोई आपत्ति नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो ये जो x है इसको यही रहने देते हैं, y इसके नीचे लेकर आते हैं। 5 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, ये जो 9 है इसके नीचे चला जाएगा तो रेशियो कितना आ जाएगा 10/9। देखिए एक एक लाइन के क्वेश्चन है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है। एक लाइन के क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देखने हैं। बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे आपके अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन। 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रम से 3 घंटियाँ बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती है तो अगली बार वे कितने एक साथ बजेंगी। तो मुझे पता है कि सबसे पहले मैं ये टाइम देख लेता हूँ कि किस टाइम अंतराल पर घंटियाँ बजती हैं। तो सबसे पहले 15 मिनट पर, फिर दूसरा 30 मिनट पर और फिर उसके बाद अगला 45 मिनट पर। हमारे पास बेटा ये 3 टाइम है। अब देखो एक बात बताएं, जब भी बेटा हमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो सबसे पहले हमें बात करना होता है एलसीएम लेना। प्रश्न उठता है कि एलसीएम कैसे लिया जाए। तो मेरा मानना है एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई फैक्टर मेथड लगाता है, कोई कुछ लगाता है। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है, सबसे पहले उस टर्म को आप छोड़ दीजिए जो किसी के पहाड़े में आता हो। जैसे मैंने 15 को छोड़ दिया, ठीक है, 15 को छोड़ दिया। 15 को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि 30 लेने का मतलब है उसमें 15 की उपस्थिति है, या 45 लेने का मतलब है उसकी उपस्थिति है। तो हमने ले लिया 30, ठीक है ना। अब 30, अब मुझे ये चेक करिएगा कि ये 30 तो 30 कट जाएगा, क्या 45 जो है वो 30 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें 3 की उपस्थिति नहीं है। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। पता चला कैसे 3 की उपस्थिति नहीं है, क्योंकि इस 30 का मतलब है 3 इंटू, ये कह सकते हो इस 30 का मतलब है 15 इंटू कितना 2। तो 15 जो है वो 45 को काट देगा तो बचेगा 3, वही 3 यहाँ पे रख लिया। तो एलसीएम कितना हो गया 90। एलसीएम कितना हो गया 90। तो मुझे पता चल गया कि ये 90 मिनट बाद ये एक साथ दोबारा बजेंगे, 90 मिनट बाद। तो 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा। तो अगर अभी 8 बजे हैं, अगर अभी 8 बजे हैं तो 1 घंटा 30 मिनट बाद कितना टाइम होगा, वो होगा 9:30। तो हम कह सकते हैं कि 9:30 पर ये घंटियाँ दोबारा बजेंगी। तो यानी बी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, रीज़न ये है क्योंकि मैंने पेन टैब का यूज़ आज पहली बार किया है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत गजब का प्रश्न निकलने वाला है बेटा। एक्चुअली में ये क्वेश्चन रेलवे में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो सतर्क हो जाना, क्योंकि बेटा कई बार क्या होता है आप इनको 2-2 बार लगाते हो तब आंसर मैच होता है। इसका बेसिक नियम यही रहता है मेरे प्यारे बच्चे कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। बोर्ड मास का नियम इसमें फॉलो होता है। अगर आपने बोर्ड मास के नियम को तोड़ने की कोशिश की तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा जाओगे। तो सबसे पहले बी लिखा हुआ है, बी मतलब ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में भी बहुत टाइप की ब्रैकेट होती हैं। सबसे पहले बार ब्रैकेट होती है, फिर स्मॉल ब्रैकेट होती है, फिर मजली ब्रैकेट होती है, फिर उसके बाद लार्ज ब्रैकेट होती है। तो फिलहाल सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व की जाएगी। तो पूरे सवाल में मुझे कहीं बार ब्रैकेट दिखाई दी नहीं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो फिर हम लघु यानी कि स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में बेटा ये वाला पार्ट आता है, सॉर्ट करते हैं। इसमें पहले डिवाइड आया है तो 3 का डिवाइड हम 12 में करेंगे तो 4 आएगा, और 8 में से 4 चला जाएगा तो 4 बचेगा। मतलब इस पूरे कंक्लूजन का मतलब है 4। कोई समस्या, ओके। तो अब हम बात करेंगे, ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है और ब्रैकेट यहाँ पर फिनिश है और डिवाइड लगा है यहाँ पे। तो 4 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 80 में 4 का डिवाइड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे 20 आएगा। तो 20 में से 1 चला जाएगा तो 21, मतलब 20 में से 1 चला जाएगा तो 29। तो मतलब मैं कह सकता हूँ इतने कंक्लूजन का जो रिजल्ट है वो 19 है। एक बार फिर से बताता हूँ, जब मैंने इस अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 4 आया। तो मैंने कहा 80 में हमें देना है 4 से भाग, तो 20 आएगा। और इस 4 में इस 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और बीच में लगा है माइनस, तो 20 में से 1 गया 19। तो पूरा कैलकुलेशन हो चुका है। अब ये रहा 38 और ये रहा 19, और यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट है, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट है, ओके ओके ओके, और ये मतलब ख़त्म है। तो कुल मिला के 38 में से 19 गया तो 19।
तो रिजल्ट में आएगा वो 45 माइनस 19 आएगा। इसी को सॉर्ट आउट करना है। 15 में से 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6। यहाँ पे बचेगा बेटा तुम्हारा 6। लास्ट डिजिट वाला है कोई ऑप्शन, तो ये हो गया आपका सी ऑप्शन। मैंने आगे सॉल्व नहीं किया, मैं लास्ट डिजिट से ही काम चला गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, बढ़ते थोड़ा सा और आगे। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे और अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, ये रहा। वाओ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन लगभग लोग परेशान हो जाते हैं यार कि यार ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, तो हमें आता ही नहीं है, हमें बेटा इसको साइन को कॉस में बदलना है, कॉस को साइन में बदलना है, ये कैसे होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, मैंने बोला माइनस 0.75। मैं यहीं पे रुक गया। सबसे पहली चीज़ तो मुझे x का मान निकालना है। मैंने कहा बात तो सही है यार, x का मान निकालना है। तो इस कंडीशन में हमने एक छोटा सा काम किया, और वो छोटा सा काम ये किया, मुझे बचपन में ही पढ़ाया गया था जब हम लोग 9th हाई स्कूल में होते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसकी पढ़ाई पर धिक्कार है। एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। धिक्कार है अगर आप भाई साहब नहीं पढ़े। पढ़े तो होगे, याद भी होगा, क्योंकि ये बहुत रटाया जाता है। ठीक है, हाँ आर्ट साइड वालों का तो मैं नहीं कह सकता, बट जो आप लोगों ने साइंस साइड लिए होंगे उनको ये पता होगा। फिलहाल मैं इसी इक्वेशन का फ़ायदा उठाता हूँ। मैंने देखा कि यहाँ पे बेटा क्या है कि 2 साइन लिखा हुआ था, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे लिए जो कंडीशन फार्मूला बन जाएगा वो बनेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा तो, और फिर मैं दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दूँगा। मैं जब जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 5 कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो ख़त्म ही हो गया जोड़ने पर, बराबर मैं इसको सॉर्ट आउट करूँगा तो 1.25 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे कट करेंगे, जैसे इसको कट करूँगा तो ये आ जाएगा 0.25 का मतलब हो गया 5/4। ठीक है, कोई इशू यहाँ तक? कितना हो गया 5/4। मुझे लगता है मैंने कुछ गलत जोड़ दिया है या गलत घटा दिया है। ठीक है, जोड़ना था, ऊपर माइनस है, ओके, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 100 आएगा बेटा, अपॉन में 100 आएगा तो ये 1 कितना हो जाएगा 4। तो मैं कह सकता हूँ कि कॉस x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना बेटा 1/2। अब आप सबको पता होना चाहिए कॉस 1/2 की वैल्यू क्या होती है। कॉस 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये बराबर होती है बेटा कॉस 60 के बराबर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। ये हो गई पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो, पूरा सोल्यूशन नहीं सॉल्व करना चाहते हो, तो मैं आपको एक और रास्ता बताता हूँ। आपको बारी बारी से वैल्यू पुट करनी है। बारी बारी से क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। मतलब पहले 30 पुट कर दीजिए, फिर 90 पुट कर दीजिए, फिर 60 पुट कर दीजिए। जब ऐसे आप पुट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो बराबर हो जाए वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए मैं बढ़ता हूँ आपके अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला, क्वेश्चन नंबर 15। कहता है 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि वे समांतर श्रेणी में रहे, और उन सब भागों का, देखो सबसे पहली चीज़, समांतर श्रेणी को ही हम लोग इंग्लिश में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, एपी। ठीक है ना, एपी की कुछ खास बातें होती है जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, सार्वांतर, सार्वांतर यानी कि इनके हर एक पद का अंतर समान होना चाहिए। दूसरा, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। पहला पॉइंट यही है, हम इसी के मतलब जो भी पद होंगे हम उन्हीं से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है एडिशन में 69 आना चाहिए। तो मैंने कहा यार एडिशन में 69, तो लगभग यार मुझे लग रहा है सबका ही 69 आ रहा है क्या। चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि सबसे छोटे भागों का गुणनफल, तो भैया जो सबसे छोटे भाग है उनको पकड़िए, ऑप्शन सही करने की कोशिश करते हैं, सवाल बाद में हल कर लेंगे। 19 और 23 इनका आपस में गुणा करोगे तो 9 या 27, इन लास्ट डिजिट 60 आएगा, और यहाँ पे हमें चाहिए 3, तो ये पॉसिबल नहीं है। 7 से 3 में गुणा होगा, 7 से 21 पॉसिबल नहीं है। 5 3 15 पॉसिबल नहीं है। 21 7 से ये इकलौता बचा, यही आपका ऑप्शन होगा। देखो बेटा सॉल्व किया हम लोगों ने, आंसर निकाल दिया केवल कुछ कॉमन सेंस का यूज़ करके, है कि नहीं मेरे बच्चे, प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं कि अब इसे करना कैसे होगा। जो अगर आप इसे एक सवाल को करना चाहते हो तो मैं आपको सीधा सिंपल सॉर्ट आउट तरीका बताता हूँ, और वो सीधा सिंपल ये है कि पहला नंबर होगा आपका a माइनस डी, दूसरा नंबर होगा आपका a, और तीसरा नंबर होगा आपका a प्लस डी। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे, एडिशन आपको पता ही है,
जब आपको एडिशन पता चल जाएगा तो आप कहोगे ये 3a होगा, 3a इज इक्वल टू 69 होगा, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पे तुरंत आप फिर से भाग कर दीजिए। तो जैसे आप भाग करोगे तो ये आपको मिल गया 3, तो 23, तो मतलब बीच वाला जो पद है वो 23 आपको मिल गया। कोई इशू? तो आप ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन सा, बेटा इसमें सभी ऑप्शन में 23 बीच में ही दे रखा है, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन, पहले दो भाग, तो पहले दो भाग है वो ये है, पहले दो भाग हैं ये, इनका गुणा करिए। तो जब इनका गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो 23 माइनस डी इंटू 23 बराबर ये हो जाएगा 483। ठीक है, 23 से इसको कट करेंगे, 21 टाइम जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आएगी। मतलब कुल मिला के ये मिल गया था, इससे 2 कम होना चाहिए। 23 हमको मिल गया था, 23 में 2 कम होगा तो कितना होगा, 21, और 2 ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा, 25। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो आप बेसिक से भी लगा सकते हो, लेकिन हमें बेटा बेसिक से कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है हमें जल्दी से आंसर निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पेपर में कौन सा कोई देख रहा है कि हमने कैसे किया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, कुछ लोग इसमें हाथ धो के फॉर्मूले के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो आपको करना क्या है, गौर से देखते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक रोम्बस बना के दिखा देता हूँ। रोम्बस का मतलब हो गया ये जो आपका समचतुर्भुज है, तो एक रोम्बस बना देते हैं आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा मानना है फिगर से ज़्यादा जल्दी हो जाता है। जब भी रोम्बस बनाए तो इनके डायगोनल खींचना ना भूलें, क्योंकि मेन रोल इसमें डायगोनल का ही होता है। ये डायगोनल, इनके डायगोनल याद रखना हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं, और ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। तो अब चूंकि हमने पूरा जो है एरिया है वो कितना है, हमारा पूरा एरिया है 1320। ऐसे 4 पार्ट बनेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो इस एरिया का अगर मैंने निकाला तो वो हो जाएगा 4×3 12, 4×3 12 और ये 0। इसका एरिया होगा ये। बहुत सिंपल सा कंटेन है, आराम से इत्मीनान से एक एक पॉइंट पे काम कर लो, है ना। अब हम बात करते हैं इसकी भुजा कितनी है, 61। ये भुजा है आपकी 61। अब क्या होगा, ठीक है, ये हो गई भुजा आपकी 61। तो अगर आपको इसकी ट्रिपलेट पता है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको सवाल करने में कोई समस्या होगी, ठीक है ना। अब भैया एक तो हमें 61 पता चल गया, 61 चूँकि प्राइम नंबर है तो ये डायरेक्ट ट्रिपलेट का ही पार्ट है। तो वो डायरेक्ट ट्रिपलेट क्या होते हैं, ये डायरेक्ट ट्रिपलेट होगा 11 60 61। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। तो ये हो गया 3600, ये कर लेते हैं 121, ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3, है ना। मुझे लग रहा है मैंने बिल्कुल सही किया है। तो 61 का एक बार स्क्वायर निकाल लेते हैं। 50 से कितना ज़्यादा, 11 ज़्यादा है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 21 हासिल हो गया, है ना बेटा। अब उसके बाद 25 में तुरंत 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 36 और 1 37। दैट मीन्स ये एक ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट में बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और अगर हमें ट्रिपलेट नहीं पता है ना मेरे बच्चे, तो फिर कहीं ना कहीं समस्या का विषय है। तो हमें बेटा यहाँ पता थे तो हमें ट्रिपलेट्स क्लियर हो गए, ये ट्रिपलेट्स था। क्योंकि जितनी जल्दी आप ट्रिपलेट लगा लोगे बेटा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात करते हैं यहाँ, तो ट्रिपलेट मुझे पता चल चुका है। ओहो, चलिए मुझे ट्रिपलेट पता चल चुका है, ये 61 है। तो 61 था, तो ये बेटा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 60 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 11 हो जाएगा, और ये 11 है तो उस तरफ भी 11 होगा, ये 60 है तो इस तरफ भी 60 होगा, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि एक जो डायगोनल है वो 120 है, दूसरा डायगोनल जो है हमारा 22 है, और अगर आप इनकी एडिशन की बात कर रहे हैं तो इनको हम जोड़ देंगे, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 142 जो होगा वही आपका सही आंसर होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बहुत सिंपल चीज़ है। बात करते हैं हम आपके अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो अगला प्रश्न है वो क्या है, गौर से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, 2 पाइप। लो भैया, पाइप और टंकी से रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन आ गया है ना, पाइप और टंकी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता है 2 पाइप है, 2 पाइप में सबसे पहला पाइप है ए, और उसके बाद दूसरा पाइप है बी। ए जो है 25 मिनट में टंकी को भर देता है, या आधे घंटे में भर देता है, मतलब 30 मिनट में भर देता है, ठीक है। भरना का मतलब पॉजिटिव, भरना मतलब पॉजिटिव। पाइप सी भी है, यहाँ पे पाइप सी भी है, और ये 3 गैलन पर मिनट पानी निकालता है। कोई बात नहीं भैया, कहता है तीनों पाइप को एक साथ संचालित किया जाता है, मतलब A + B + C तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाता है।
तो तीनों पाइप को एक साथ संचालित 15 मिनट में भर जाते हैं। तो ये टंकी आपकी 15 मिनट में भर जाती है। तो टैंक की धारिता बताएं। वाह, मतलब सवाल देखिए आप, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ही कितने बेहतरीन सवाल आपके सामने लेकर आ रहा है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि 25, 30 और 15 का एलसीएम लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 30 और 15 में 15 को लेने की आवश्यकता नहीं, 30 और 25 का ही एलसीएम निकालेंगे तो 150 आएगा। 25 से इसमें भाग करेंगे तो यानी पहले वाले की 6 पावर आएगी, दूसरे वाले की 5 पावर आएगी और इसकी पावर आ जाएगी 10। चूँकि भर रहा है तो पॉजिटिव था 10। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, इन दोनों को जोड़ने पर 11 मिल रहा है और यहाँ तीनों को जोड़ने पर बेटा 10 मिल रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये वाली पावर कितनी रही होगी, कहीं ना कहीं -1 रही होगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। और ये जो पावर होती है पर यूनिट होता है ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सी है, जो 1 मिनट में 1 पानी भर रहा, 1 पानी निकाल रहा है और आप कह रहे हो 3 गैलन निकाल रहा है, तो एक को हम 3 गैलन बोलेंगे और हमारे पास टंकी की जो टोटल पानी आ रहा था वो 150 आ रहा था, तो हम कह सकते हैं कि 450 गैलन पानी जो है इसमें आ जाएगा। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 450 गैलन। सिंपल है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा सवाल में परेशान होना ही नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पर, बेहतरीन क्वेश्चन। कहता है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके द्विघात समीकरण इतने 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 के मूल समान है। मूल समान है चलो भैया अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, मूल समान होने का मतलब क्या होता है। मूल समान होने का मतलब होता है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, मैंने बोला था b² = 4ac। b स्क्वायर के लिए ये, b के लिए ये होगा, तो b के लिए होगा तो 16 3 48 हो गया बराबर 4। a के लिए बेटा 4 होगा क्योंकि यहाँ पे 4 बैठा हुआ है, और c के लिए बेटा कितना हो जाएगा, c के लिए बेटा हो जाएगा k, है कि नहीं। तो 4 ये से कैंसिल हो जाएगा 16 और ये जाएगा 3 बार में, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। और ये बेटा आपका आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है ना बेटा। ये क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है। इस बार हम लोगों ने 20 क्वेश्चन की सीरीज लाई थी, अब धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, लगभग 35 क्वेश्चन तक की सीरीज तक लेके जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 15 साल पहले सिंथिया, हम बात कर रहे हैं 15 साल पहले की, 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पूर्व सिंथिया ब्रिटनी से, तो 2 नाम है, एक सिंथिया एक नाम है ब्रिटनी, 3 गुनी थी। ब्रिटनी अगर 1 थी तो ये 3 था। वेरी गुड। उसके बाद उन्होंने बोला, कहता वर्तमान में इनकी भैया उम्र, भाई एक बात बताओ, ये वर्तमान में अगर 94 साल के हैं, इसका मतलब 15 साल सिंथिया बढ़ गई और 15 साल ये बढ़ गई, तो कुल मिला के 30 बढ़ गए, यानी कि टोटल उस टाइम पे 15 साल पहले ये 64 वर्ष के थे। और अगर ये 64 वर्ष के थे तो 64 को 3 और 1 के रेशियो में काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 48 वर्ष और ये हो जाएगा 16 वर्ष। ये हो जाएगा 16 वर्ष। कैसे हो जाएगा 16 वर्ष, ये भी तो देख लो ना। तो 3 और 1 4 बराबर 64 की, तो 1 बराबर 16 की। ये हो गया बेटा कब की बात है, 15 साल पहले की बात है। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 15 साल ये बढ़ गए होंगे, तो ये 31 का हो गया। ये अगर 15 साल बढ़ गए होगी तो ये बेटा 63 की होगी। तो अगर हमसे सिंथिया की पूछता है तो 63 और अब ब्रिटनी की पूछता है तो 31। तो इन्होंने पूछी किसकी, ब्रिटनी की, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऐसे ही प्रॉपर वीडियोस जो है ना वो मिलते जाएंगे, और जल्दी हम लोग इसका लाइव सेशन भी क्लियर करेंगे। थोड़ा हाथ साफ हो जाए फिर मैं आपका इसका लाइव सेशन भी कंडक्ट करवाऊँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगा है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अगर नहीं भी लगा हो तो सॉरी, धीरे धीरे इसकी क्वालिटी को हम लोग सीधे सही करते चले जाएंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं लीव करते हैं। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय।